मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केप्लर्स लॉ के बारे में। केप्लर्स लॉ वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आए। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जानते हैं प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। अब ये एस्ट्रोनॉमर्स इसे एंशिएंट टाइम से क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ रखा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें बेसिकली 8 प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि हमारा जो सौरमंडल है, ये जो सन, उसमें एक सन होता है, बेसिकली सन है। ठीक, अब इसके आसपास कितने प्लैनेट्स हैं? बेसिकली 8 प्लैनेट्स। तो ये पहला मर्क्यूरी, वीनस, नेक्स्ट है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अल्टीमेटली ये सारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। अब ये क्या करते हैं? बेसिकली अपने एक्सेस के अबाउट ये बेसिकली रोटेट करते हैं, यानी मूव करते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे ये अपने एक्सेस पे भी मूव करेंगे और सन के अबाउट भी क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। अब इन्हीं के मोशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्लैनेटरी मोशन। इनके मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? प्लैनेटरी मोशन। ऐसे सारे 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 मूव करेंगे, सारे प्लैनेट्स मूव करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि यहाँ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सा टर्म दिया है प्लैनेटरी मोशन। समझ में आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो एंशिएंट टाइम में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, अल्टीमेटली वो क्या करते थे? इन्हीं प्लैनेटरी मोशंस का बेसिकली क्या करते थे? बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते थे। डेटा कलेक्ट करते यानी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते थे। ठीक है, कि किसके रिगार्डिंग? प्लैनेट्स किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका पोजीशन कैसा है। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग बेसिकली क्या करते थे? वो लोग बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते थे। ठीक, अब उनके टाइम में, उनके ज़माने में उनके पास तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स तो अवेलेबल नहीं थे जैसा आज है कि नहीं? तो उस ज़माने में क्या करते थे? जो भी ऑब्जर्वेशन वो लोग देते थे प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग या उनके पोजीशन के रिगार्डिंग, वो लोग विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आइज, मतलब जो उन लोग देखते थे, ऑब्जर्व करते थे विद द हेल्प ऑफ द आइज, उसी के थ्रू वो लोग क्या करते थे? सारे डेटा रिकॉर्ड करते थे। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, तो अब क्या हुआ कि 16th सेंचुरी में, यानी कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इनके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया। किसके रिगार्डिंग? ये प्लैनेट्स के मोशन के रिगार्डिंग। ठीक, तो बहुत सारा डेटा जब कलेक्ट हो गया, तो अब यहाँ पे एक एक साइंटिस्ट थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था जोहानस केपलर। अब ये क्या करते थे? ये काफी रिनाउंड यानी कि फेमस एस्ट्रोनॉमर्स के अंडर में, जिनका नाम था टाइको ब्राहे, इनके अंडर एज अ हेल्पर ये काम करते थे। क्या करते थे? एज अ हेल्पर काम करते थे। दोनों भी एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि जोहानस केपलर भी एस्ट्रोनॉमर है, ठीक, और टाइको ब्राहे भी एस्ट्रोनॉमर है। बट टाइको ब्राहे क्या है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही रिनाउंड है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते थे? जो केपलर है बेसिकली इनके अंडर एज अ हेल्पर काम करते हैं। ठीक, अब क्या हुआ सीन यहाँ पे कि 1601 में, यानी कि 1601 में क्या हुआ कि टाइको ब्राहे जो थे, इनका क्या हुआ? बेसिकली डेथ हो गया, इनके पास अवे हो गए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ऑब्जर्वेशन टाइको ब्राहे ने प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग बना के रखे थे, ठीक, तो इसे क्या किया? जोहानस केपलर ने इनके ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया। ये मतलब गो थ्रू करने लगे। काफी स्टडी करने के बाद इन्होंने वहां पे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? पैटर्न। पैटर्न में क्या? पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया? कुछ कंक्लूजन ड्रॉन किए। क्या कंक्लूजन ड्रॉन किए? जिसको कुछ कंक्लूजन ड्रॉन किए किसके रिगार्डिंग? प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग। और फिर लास्ट में फाइनली उन्होंने क्या किया कि अपना 3 लॉ गवर्न किया। ठीक है, और जिसे हम आज स्टडी करते हैं, दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स के कितने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है? 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला और सबसे सिंपल लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले। आई होप प्लैनेटरी मोशन आपको क्लियर है। ठीक है, तो केपलर को अल्टीमेटली कितने लॉ है? 3 लॉ है, जिसमें सबसे पहला लॉ क्या कहता है? दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ
ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों बोला, आइए समझते हैं इसको। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट का कहने का क्या मतलब है कि द ऑर्बिट, इस लॉ के मुताबिक क्या, ये लॉ क्या कहना चाहता है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन मतलब सन के अराउंड प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो क्या है, इज एलिप्स, क्या है, एलिप्स आएगा, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्स, ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, डबल एल आएगा, एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्यों कहा, ये फोकस का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। एलिप्स क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता क्या है। बहुत ही सिंपल सा लॉ, सबसे पहले एलिप्स समझते हैं, ठीक। एलिप्स होता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये है बेसिकली हमारा एलिप्स, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है हमारा एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स वर्सेस सर्कल हम देखेंगे। अब एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा एलिप्स है। अब सर्कल और एलिप्स में एक डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होते हैं वैसे तो, ठीक। आप सर्कल को एलिप्स का सबसेट मान सकते हो, अगर मैथ्स 1 के टर्म्स में बात की जाए, अलजेब्रा की टर्म्स में बात की जाए, तो सर्कल इज अ सबसेट ऑफ एलिप्स। समझ में आया कैसे, देखिए सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है, करेक्ट है, एक सेंटर होता है, लेकिन एलिप्स में सेंटर नहीं होता, वहां पे क्या होता है, फोकाई होता है, फोकस होते हैं, दो फोकाई होते हैं। एक होता है यहाँ पे फोकाई 1, फोकस 1, और इसको बोलते हैं फोकस 2, इसको बोलते हैं F1, ठीक, और इसको बोलते हैं F2। ये है फोकस 1, ये है फोकस 2। ये क्या है बेसिकली इसका सेंटर, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सर अब यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पे दो एक्सेस होती है, जैसे यहाँ से हम इसको क्या बनाते हैं, इस लाइन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक। रेडियस का डबल करेंगे तो क्या होता है, डायमीटर, करेक्ट है, क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेडियस डायमीटर नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक्सेस होती है, दो एक्सेस होती है। सबसे पहली एक्सेस जो होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होती है, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। ये सारे नए नए टर्म्स हैं, ठीक है। और एक जो वर्टिकल एक्सिस जो होती है ऐसा, ठीक, वर्टिकल एक्सिस, इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसको, ये क्या है, मेजर एक्सिस, करेक्ट। ये वाला कौन सा एक्सिस है, माइनर एक्सिस, ऑलराइट। अब देखिए ये पूरा जो एक्सेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा मेजर एक्सेस है। तो अगर मेरे को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, कितना, ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट को मैं कितना बोलूंगा, मेजर का आधा है यानी सेमी। जैसे सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, वैसे मेजर का आधा सेमी, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सेस। क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सेस। और इस वर्टिकल वाले के हाफ हाफ लेंथ को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सेस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो बेसिकली इलिप्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक बेसिक टर्म्स थे, आई होप ये क्लियर है, ठीक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहना चाहता है, कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्स। एलिप्स मतलब इस शेप का है, ठीक है, एलिप्स शेप का है, विद सन एट वन ऑफ द फोकस। फोकस जैसे ये फोकस 1, फोकस 2, मतलब एक से ज्यादा फोकस है तो उसको फोकाई कहा है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट लॉ, कि जो ऑर्बिट है यानी कि जो पाथ है प्लैनेट्स का, कहाँ पे, सन के अराउंड, इज एलिप्स, मतलब मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लैनेट हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, मान लेते हैं प्लैनेट है, ठीक। ये अगर प्लैनेट है तो ये प्लैनेट का जो ऑर्बिट है यानी कि जो पाथ है, ये मूव करने का, ये इस तरीके से मूव करेगा, है कि नहीं, इसी तरीके से मूव करेगा ना, ऑलराइट। इस तरीके से मान लो ये मूव कर रहा है, तो ये जो मूव कर रहा है, ये कहाँ, किस पाथ में मूव कर रहा है, इलिप्स के पाथ में मूव कर रहा है, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में और क्या कंडीशन दे रखा है, कि विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब ये दो फोकाई हैं, ये दो फोकाई में से आप कहीं पे भी एक फोकाई, एक फोकस पे सन को मान सकते हैं, या मान लेते हैं यहाँ पे सन है,
ठीक, इस पॉइंट पे क्या है, सन। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, लॉ ऑफ, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आई बात कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, यहाँ सन है, इसके अराउंड प्लैनेट का जो ऑर्बिट है ये क्या है, एलिप्स है, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और सन जो है एक दोनों में से एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, ये भी कंसिडर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसी में जो केपलर का सेकेंड लॉ जो है वो बेसिकली क्या कहता है, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिया कहना क्या कहता है, आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस लॉ का कहने का मतलब है क्या कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं एलिप्स हमारा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के मुताबिक सर्कल का मोशन क्या है, प्लैनेट का मोशन क्या है, एलिप्टिकल है। ठीक, एलिप्टिकल है। ठीक, तो ये हमारा प्लैनेट का ऑर्बिट है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इलेप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे कहीं तो एक फोकस पे क्या होगा, दो फोकस होंगे इसके, एक F1 और एक F2। करेक्ट है। अब एक फोकस पे क्या होगा, हमारा सन होगा। ठीक है, इस बार मैंने सन इस तरफ कंसिडर किया, चलेगा, आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, सन है। अब प्लैनेट को यहाँ पे ले लेते हैं कि प्लैनेट हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लैनेट है। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ए। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये प्लैनेट जो है बट अभी ए पॉइंट पे है। ठीक, तो ये लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कह रहा है कि आपको एक लाइन ज्वाइन करना है, लाइन ज्वाइन करना है, कहाँ से कहाँ तक, प्लैनेट से सन तक। तो आइए ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ से कंसिडर कीजिए लाइन ले लिया, ये सन और ये प्लैनेट के बीच में एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, क्या कहता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि ये प्लैनेट जो है जब मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, अपने एक्सेस के अबाउट मूव कर रहा है ना, रिवॉल्व भी कर रहा है सन के अबाउट। तो ऐसे ऐसे मूव करते करते कंसिडर करते हैं कि ये यहाँ कहीं तो पहुँच गया। ठीक है, ये यहाँ कहीं तो पहुँच गया। अब ये यहाँ से यहाँ मूव किया है कि नहीं, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, उसको कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक, तो यहाँ से अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया, तो मैं यहाँ से भी इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, अब तो ये पूरा एक दिन एंगल बेसिकली इसने कवर किया, इतना शिफ्ट हो गया, इतना एरिया इसने कवर किया। ठीक, ये पूरा एरिया इसने कवर किया। ऑलराइट, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं इस पॉइंट को बी बोल दिया। ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब क्या कह रहे हैं कि सेम एंगल, अभी इस तरफ मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे आ गया, ये थर्ड केस। पहले केस में यहाँ से यहाँ मूव किया, इस बार क्या कह रहे हैं कि प्लैनेट यहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी सी पे। ठीक है, अब ये यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक, ये सन से बहुत ही दूर था, अभी सन के पास कंसिडर किया है। तो ये सन के पास है प्लैनेट, बेसिकली अब यहाँ से कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे मूव किया। ठीक, मान लीजिए इतना यहाँ तक मूव कर लिया। यहाँ तक मूव करने में बेसिकली इसको कुछ टाइम लगा होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सन से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब ये भी कुछ एरिया कवर किया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक क्या है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए, है कि नहीं, सिर्फ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम दोनों को बराबर लग रहा है, ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
कैसे होगा, आइए देखते हैं। क्या लगता है यहाँ ये वाला एरिया जो है ये कम ट्रैवल किया है, और ये वाला एरिया यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा है, ये ज़्यादा ट्रैवल किया है कि नहीं, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ पे यहाँ से यहीं तक है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्लैनेट इसकी स्पीड यहाँ पे स्लो है, तभी तो ये कम एरिया ट्रैवल किया। करेक्ट है ना, स्पीड क्या है, कम है। तो अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है उसकी, कम है। स्पीड कम रहता है प्लैनेट का, तो हम उसको बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। ये एक नया टर्म है, आई होप आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे देखो प्लैनेट की स्पीड ज्यादा है, जब सन के पास में है तो प्लैनेट की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब इस केस में हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं, कम ऑन वन सेकेंड, पेरीहीलियन। ठीक, समझ में आया। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला ए नहीं है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहना चाहता है, सिंपल यही कहना चाहता है कि ये वाला एरिया विल बी इक्वल टू दिस वाला एरिया। समझ में आया। मतलब इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहे हम लोग, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AF1 B will be equal to area of triangle CF1 D। करेक्ट है, ये इक्वेशन के फॉर्म में बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं किसको, लॉ ऑफ एरिया को। समझ में आया। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसका अल्टरनेट फॉर्म है। कैसे लिख सकते हैं कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन remains constant। वही चीज है, वही चीज बता रहा है। अब देखिए हमें क्या पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिस्टेंस, है कि नहीं। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, एरिया डिवाइड बाय टाइम। तो एरिया अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, उसको एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली वही चीज है। जैसे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलिए या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलिए, एक ही चीज है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्या किया है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम चीज यहाँ पे इस पूरे जगह, इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे एरियल वेलोसिटी दिया है। समझ में आया, उसको रिप्लेस किया है कि नहीं। सिंपल यही चीज है, ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है। मुझे लगा आपको बताना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। समझ में आया। बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। ठीक है, अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम थर्ड लॉ देखते हैं। ठीक, आइए अब बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ के बारे में। तो केपलर का थर्ड लॉ बेसिकली इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा लॉ ऑफ ऑर्बिट, फिर देखा लॉ ऑफ एरिया, और जो लास्ट लॉ है दैट इज थर्ड लॉ, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। ये लॉ कहता क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली कि सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं लॉ होता है। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ द पीरियड्स ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट from the sun is directly proportional to the cube of the main distance। क्या बोला, directly proportional to the cube of the main distance। तो मेन डिस्टेंस का क्यूब करना है। ठीक है, मेन डिस्टेंस होता है क्या बताऊंगा आपको। ये कौन सा लेना है, मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट of the
प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली काफी लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको बता दूं, प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन। ऑलराइट, बेसिकली एक बार रीड करते हैं क्या है बेसिकली लो। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अराउंड द सन, नहीं फ्रॉम द सन, ठीक है, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, अराउंड द सन नहीं, अच्छा ठीक, फ्रॉम द सन। ऑलराइट, अब बात करते हैं बेसिकली इसको डायग्राम से समझते हैं कहता क्या है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक इलिप्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है, ये हमारा इलिप्स है। इलिप्स जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसमें एक मेजर एक्सेस होता है, एक माइनर एक्सेस होता है, उसको बना लेते हैं, ठीक। ये रहा हमारा मेजर एक्सेस, ये वाला रहा हमारा माइनर एक्सेस। यहाँ दो फोकाई होगा, सबसे पहला फोकस 1, दूसरा है फोकस 2। दोनों से कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, सन को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर सन को एक कंसिडर कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक, एस एस फॉर सन, ठीक। अब होगा क्या, एक फोकाई पे सन है, दूसरे, अब ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे कहीं भी एक प्लैनेट को कंसिडर कर लेते हैं, तो दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लेना चाहूँगा, सन के एकदम क्लोज वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक, ये हो गया। और दूसरा ये वाला पॉइंट, ठीक। सब मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे, तो इन दोनों केसेस में आपको क्या नजर आ रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पे प्लैनेट जो है सन के बहुत ही क्लोज है कि नहीं, सन के बहुत ही क्लोज है, सन के क्लोज है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, काफी ज्यादा है, स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक। तो ये फास्ट यहाँ पे मूव करेगा, तो इस पॉइंट को हमने क्या डिफाइन किया था, वेरी, ठीक। और इस पॉइंट को क्या कहा था, ये पॉइंट दूर है, फारदेस्ट पॉइंट है सन से, इस पॉइंट को हमने बोला था एपीरियन, है कि नहीं। ऑलराइट, सो ये दो पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये थर्ड लॉ क्या कहना चाहते हैं, अब इसका यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है क्या है कि जैसे अगर आपको प्लैनेट का मेन डिस्टेंस पता है, मतलब जोहानस केपलर का क्या कहना था कि अगर आप उन्हें प्लैनेट्स का मेन डिस्टेंस दे दोगे सन के अबाउट, ठीक है, तो वो बेसिकली बता देंगे कि कितना समय लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसका टाइम पीरियड निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, समझ में, ये उनका कहना था। जैसे कि अभी यहाँ पे मेन डिस्टेंस क्या होगा, जैसे इस पॉइंट ये क्या है हमारा पेरिलियन पॉइंट, पेरिलियन पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एपिलियन पॉइंट, एपिलियन को ए से बोल दिया, ठीक है। अब ये पी है और ये ए है, ये टोटल है, टोटल पी ए हो गया ना ये डिस्टेंस, ठीक। अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ओ, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मीन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा एक फॉर्मूला जूनियर क्लासेस में हमने देखा है, सेम चीज यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे पीओ प्लस ओ ए या फिर ए ओ डिवाइड बाय 2, मतलब कितने नंबर ऑफ, ये हो गए दो ऑब्जर्वेशन है ना, यहाँ पे पीओ है, ठीक, सेमी मेजर एक्सिस प्लस सेमी मेजर एक्सिस, दो टाइम दो बार है, तो इनको 2 से डिवाइड करोगे बेसिकली तो क्या आ जाएगा, मेन डिस्टेंस आ जाएगा, मेन डिस्टेंस। लेकिन ये पीओ प्लस एओ क्या है अपना, पी ए के बराबर है कि नहीं, अल्टीमेटली तो वही चीज है, उसी को उसमें लिखा है, ठीक। तो ये रिलेशन आ जाता है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर। आर मतलब क्या होता है बेसिकली, मेन डिस्टेंस। आर मतलब क्या, ये जो हमारा है ना मेन डिस्टेंस, ठीक, इसको आर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हम ये लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको आर से डिनोट करते हैं, समझ में आई बात, आर मतलब क्या, मेन डिस्टेंस। अब तो केपलर का लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो
ये जो मीन डिस्टेंस है, ठीक, ये जो मीन डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पीरियड के स्क्वायर, है कि नहीं, स्क्वायर ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड का स्क्वायर करना पड़ेगा। पीरियड को कैसे लिखोगे, पीरियड मतलब टाइम, तो यहाँ पे हम लोग पीरियड है तो जैसे प्लैनेट को कवर करने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, है कि नहीं, उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब तो यहाँ पे मेन डिस्टेंस को हमने आर बोल दिया, तो पीरियड को हमने टी बोल दिया, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में इस लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन देखा जाए तो क्या कहता है कि आप पीरियड का स्क्वायर कर दो, पीरियड का स्क्वायर कर दो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, यानी मेन डिस्टेंस का क्यूब कर, समझ में आई बात। तो ये इक्वेशन फॉर्म है बेसिकली किसका, लॉ ऑफ पीरियड का, समझ में आई बात। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा कि ये आर क्यूब है इस साइड आ जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, है कि नहीं, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ये तो हमने सीख रखा है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट को लेके आएंगे, है कि नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आएगा और के टाइम्स एक कांस्टेंट डिनोट कर, इसको आप कोई भी सिंबल ले सकते हो यार, ठीक है, मैंने के लेके रखा है, के फॉर कांस्टेंट, लेमन कांस्टेंट, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन फॉर्म ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड, समझ में आई बात। तो अब इस पे मैं तो बोलूंगा आपको एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, आपको फील आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है, ठीक है, जो सेमी मेजर एक्सेस का जो डिस्टेंस, मतलब मेजर एक्सेस का जो टोटल डिस्टेंस है, आप उसको 16 कंसीडर कर लो। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये हमारा एलिप्स है कि नहीं, ये हमारा ये था माइनर एक्सेस, ये मेजर एक्सेस। अब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये वाला प्लस ये वाला, इसको आप 16 बोल लो, कितना बोला, 16 नहीं 8, इसको आप छोटा नंबर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इस टोटल डिस्टेंस को आप 8 कंसीडर कर लो, सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा इसका, डेफिनेटली 4 4 हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, 4 4 हो जाएगा। अब ये 4 4 हो गया, तो ये बेसिकली क्या है अपना, ये आर था, आर है ना, आर, मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब पूछा क्या है, टी, टी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये लॉ लगाने का, सिंपल, है कि नहीं, कैसे लगाओगे, आर का क्यूब करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ से देखो, अगर आपने आर का वैल्यू बताया केपलर को, तो वो क्या निकाल के दे रहा है हमें, टाइम का वैल्यू निकाल के दे रहा है, कैसे निकाल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 64 यानी 8 हो जाएगा, है कि नहीं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8, ठीक, 8 आएगा, समझ में आई बात। तो ये जो है बेसिकली सिग्निफिकेंस, समझ में आया कैसे आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बेसिकली सीखा केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स के 3 लॉ थे, दैट वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। आई होप इससे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।